Hi, myself Dr. Sunita Pandey, Associate Professor in Economics, ऐसे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। स्टूडेंट्स, आज हम एनआई के टॉपिक को आगे कैरी ऑन करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल सेक्टर अकाउंटिंग यानी सामाजिक क्षेत्र लेखांकन के बारे में। सामाजिक क्षेत्र लेखांकन ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी लेन देन को प्रदर्शित करता है। इसकी सहायता से नेशनल इनकम अकाउंटिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, या कहें कि इन संख्यात्मक उदाहरणों की सहायता से हम राष्ट्रीय आय का लेखांकन करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सोशल सेक्टर अकाउंटिंग में हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स की सहायता से इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का अभिप्राय ये होता है कि इस मैट्रिक्स में जितने कॉलम होते हैं उतनी ही रोज होती हैं। यहाँ इस स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 5 अलग अलग क्षेत्रों में विभक्त किया है। सबसे पहले आप देखेंगे बी लिखा है। बी का मतलब है बिजनेस सेक्टर, एच यानी हाउस होल्ड सेक्टर, IS यानी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग सेक्टर, G गवर्नमेंट सेक्टर एंड F फॉरेन सेक्टर को बताता है। इसी तरह से इस तरफ भी हमने B, H, IS, G और F सेक्टर्स को लिया है। कॉलम्स जो हैं ये पेमेंट को प्रदर्शित करते हैं और रोज जो है वो रिसिप्ट्स को प्रदर्शित करती है। अर्थात एक पंक्ति जो है अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र की प्राप्तियों को बताती है, जबकि एक कॉलम जो है वह एक क्षेत्र के भुगतान के बारे में बताता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं कॉलम वाइज। सबसे पहले आप देखेंगे कि बिजनेस सेक्टर को क्या पेमेंट करता है। इस कॉलम में आपको दिख रहा है यहाँ 0 लिखा है, इसका मतलब बिजनेस सेक्टर को कोई पेमेंट नहीं करता है। इसके बाद में आप देखते हैं कि बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या पेमेंट करता है। हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें आप देख रहे हैं W प्लस SSC प्लस I प्लस R प्लस प्रॉफिट। W यहाँ आया है वेजेस के लिए। आप सब जानते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर से उत्पत्ति के विभिन्न साधन निकल करके बिजनेस सेक्टर में उत्पादन के कार्य में अपना योगदान देते हैं और बदले में बिजनेस सेक्टर उन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को प्रतिफल का भुगतान करता है। उन्हीं प्रतिफलों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। W यहाँ पर मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी, या कहें कि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी को प्रदर्शित करता है। प्लस SSC है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, अर्थात ये नियोक्ता द्वारा श्रमिक को दिया जाने वाला सामाजिक सुरक्षा अंशदान है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं I, जो पूंजी को दिया जाने वाला प्रतिफल यानी ब्याज है। R का मतलब है रेंट यानी भूमि को दिया जाने वाला लगान, प्लस प्रॉफिट अर्थात साहसी को मिलने वाली लाभ की मात्रा। यानी इस कॉलम में उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं उन समस्त साधनों को जितनी भी प्रकार से आय की प्राप्ति होती है उन समस्त आमदनियों का योग कर दिया जाता है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि बिजनेस सेक्टर IS सेक्टर को क्या देता है, अर्थात बिजनेस सेक्टर के द्वारा इन्वेस्टमेंट सेविंग सेक्टर को क्या पेमेंट किया जाता है। UCP मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, अर्थात अवितरित निगम लाभ प्लस डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिजनेस सेक्टर के द्वारा उत्पादन का कार्य करने के लिए मशीनों को काम में लिया जाता है और मशीनों में मूल्यह्रास होता है, घिसावट होती है। तो घिसावट और अवितरित निगम लाभों को इसमें यहाँ पर बिजनेस सेक्टर के द्वारा IS सेक्टर को पेमेंट किया जा रहा है। इसके पश्चात देखिए कि बिजनेस सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को क्या पेमेंट करता है। यहाँ लिखा है TC यानी कॉर्पोरेट टैक्स अर्थात निगम कर, प्लस TI यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस अर्थात व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा जो अप्रत्यक्ष करों का भुगतान सरकार को किया जाता है वे माइनस सब्सिडी और अनुदान की मात्रा को इसमें से घटा दिया जाता है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि बिजनेस सेक्टर फॉरेन सेक्टर को क्या पेमेंट करता है। यहाँ लिखा है M का मतलब होता है इंपोर्ट यानी आयात, अर्थात आयात की गई वस्तुओं के लिए बिजनेस सेक्टर के द्वारा फॉरेन सेक्टर को जो भुगतान किया जाता है उसे यहाँ M के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन विभिन्न मदों को जब योग कर दिया जाता है या कहीं कि जोड़ दिया जाता है तो P1 के रूप में हमें ये टोटल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम अगले सेक्टर पे जाते हैं जो कि H है यानी हाउस होल्ड सेक्टर। अब देखिए अर्थव्यवस्था का एक दूसरा क्षेत्र हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्र, जो विभिन्न क्षेत्रों को क्या क्या भुगतान करता है। हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को C के रूप में भुगतान करता है। C का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन अमाउंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब कि जो निजी उपभोग पर अंतिम रूप से व्यय किया गया है वो अमाउंट यहाँ पर C के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके आगे आप देख रहे हैं कि H को कोई पेमेंट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा गया है। हाउस होल्ड सेक्टर IS सेक्टर को SH यानी पर्सनल सेविंग्स के रूप में या कहें कि व्यक्तिगत बचतों के रूप में भुगतान करता है।
गवर्नमेंट सेक्टर को टीडी यानी डायरेक्ट टैक्सेस अर्थात प्रत्यक्ष करों के रूप में भुगतान करता है और फॉरेन सेक्टर को टीपीएचएफ यानी ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू फॉरेन सेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि विदेशी क्षेत्र के द्वारा फॉरेन सेक्टर को किया जाने वाला हस्तांतरण भुगतान। इन सारी मदों को जब जोड़ दिया जाता है तो ये P2 के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसके पश्चात इकोनॉमी का थर्ड सेक्टर है IS सेक्टर। अब हम देखेंगे कि IS सेक्टर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को क्या क्या भुगतान करता है। सबसे पहले देखें कि IS सेक्टर बिजनेस सेक्टर को क्या प्रदान करता है। ये है I का मतलब होता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण अर्थात विनियोग की। जो विनियोग का मतलब आप सब जानते हैं कि जब पूंजी को या मुद्रा को और अधिक मुद्रा अर्जित करने के लिए व्यय किया जाता है तो वह विनियोग के नाम से जाना जाता है। तो IS सेक्टर के द्वारा बिजनेस सेक्टर में किया जाने वाला पेमेंट I के नाम से अर्थात सकल घरेलू पूंजी निर्माण के नाम से जाना जाता है। IS सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को कोई पेमेंट नहीं करता है, इसलिए यहाँ 0 है। इसी तरह IS सेक्टर स्वयं IS सेक्टर को कोई पेमेंट नहीं करता है, यहाँ फिर से 0 दिखाई दे रहा है आपको। फिर आप देखेंगे कि IS सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को भी कोई पेमेंट नहीं करता है। इसी प्रकार IS सेक्टर के द्वारा फॉरेन सेक्टर में भी किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है। इन विभिन्न कॉलम्स का जो टोटल है वो P3 के रूप में यहाँ पर लिख दिया जाता है। इसके बाद हम अगले सेक्टर पे आते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर है। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा बिजनेस सेक्टर को क्या पेमेंट किया जाता है। यहाँ लिखा है जी का मतलब होता है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अर्थात सरकार के द्वारा अंतिम रूप से उपभोग पर किया जाने वाला व्यय। इसके पश्चात आप देखेंगे कि जी के द्वारा एच को किया जाने वाला पेमेंट है टीपीजीएस। टीपीजीएस का मतलब होता है ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर अर्थात सरकारी क्षेत्र के द्वारा हाउस होल्ड सेक्टर को दिया जाने वाला हस्तांतरण भुगतान। इसके पश्चात जी के द्वारा IS सेक्टर को एसेट्स यानी सेविंग्स प्रदान की जाती हैं। जी स्वयं जी को कुछ नहीं देता है, इसलिए यहाँ 0 लिखा हुआ है। और जी के द्वारा फॉरेन सेक्टर में जो पेमेंट किया जाता है वो है टीपीजीएफ, दैट मींस ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू फॉरेन सेक्टर अर्थात सरकारी क्षेत्र के द्वारा विदेशी क्षेत्र को किया जाने वाला हस्तांतरण भुगतान। इस प्रकार इन विभिन्न मदों को जब जोड़ दिया जाता है तो यह P4 के रूप में हमारे पास में यहाँ प्राप्त होता है। इसके बाद हम लास्ट एंड फाइनली F सेक्टर पर जाते हैं कि फॉरेन सेक्टर जो है वो इकोनॉमी के विभिन्न क्षेत्रों को क्या क्या पेमेंट्स करता है। फॉरेन सेक्टर बिजनेस सेक्टर को X के रूप में पेमेंट करता है। एक्सपोर्ट यानी निर्यात अर्थात निर्यातों के लिए किया जाने वाला भुगतान X के रूप में यहाँ पर बिजनेस सेक्टर के सामने लिख दिया जाता है। फिर फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को TPFH यानी ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम फॉरेन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर अर्थात विदेशी क्षेत्र के द्वारा हाउस होल्ड सेक्टर को दिया गया हस्तांतरण भुगतान। इसके पश्चात आप देखेंगे कि फॉरेन सेक्टर जो है वह IS सेक्टर में एड टू फॉरेन सेक्टर अर्थात विदेशी सहायता जो प्रदान की जाती है वह इस IS सेक्टर में शामिल कर दी जाती है। F सेक्टर के द्वारा IS सेक्टर को दिया जाने वाला पेमेंट। इसके पश्चात आप देखेंगे कि F सेक्टर यानी फॉरेन सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को कोई पेमेंट नहीं करता है, इसलिए यहाँ 0 दिखाई दे रहा है आपको। फिर फॉरेन सेक्टर स्वयं फॉरेन सेक्टर को कुछ पेमेंट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पुनः 0 लिखा हुआ है। इन सबका टोटल P5 के रूप में हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। आप जानते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉलम्स और रोज का टोटल इक्वल होता है, बराबर होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ जो बिजनेस सेक्टर है इस पंक्ति में बिजनेस सेक्टर की समस्त प्राप्तियों को दिखाया गया है और इस कॉलम में बिजनेस सेक्टर के समस्त भुगतानों को दिखाया गया है। जितना बिजनेस सेक्टर के द्वारा भुगतान किया गया है उतनी बिजनेस सेक्टर के द्वारा यहाँ पर प्राप्तियां प्रदर्शित की जाती हैं। तो R1, P1, R2, P2, R3, P3, R4, P4 एंड R5, P5 सबका मान इक्वल होगा। इन सबका जब टोटल निकाला जाता है तो वो टोटल भी यहाँ पर बिल्कुल सेम आएगा, यानी इन विभिन्न मदों का योग और इन सबका योग एक समान होता है। तो इस तरह आपने देखा कि सोशल सेक्टर अकाउंटिंग यानी सामाजिक क्षेत्र लेखांकन विधि जो कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आपस में क्या रिलेशनशिप है इसको प्रदर्शित करती है। इस सोशल सेक्टर अकाउंटिंग की सहायता से हम आय और व्यय विधि दोनों के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। लीजिए अब हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि राष्ट्रीय आय की गणना किन किन विधियों से की जाती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा किस प्रकार से की जाती है। आप सब जानते हैं कि GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है यह है उत्पादन विधि के द्वारा प्राप्त की गई राष्ट्रीय आय का ही दूसरा नाम है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा और समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GNP अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं।
एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी भी राष्ट्र में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के एक वर्ष की अवधि में, किसी भी राष्ट्र में एक वर्ष की अवधि में जो अंतिम रूप से वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनकी कीमतों का योग जो है वह सकल राष्ट्रीय उत्पादन के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ हमारे पास में या कहें कि हमारे सामने एक समस्या आ जाती है। जब हम उत्पादन विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमें दोहरी गणना की समस्या का सामना करना पड़ता है। दोहरी गणना से अभिप्राय यह है कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए जिन मध्यवर्ती वस्तुओं को हम काम में लेते हैं उन मध्यवर्ती वस्तुओं का कई स्टेजेस पर बार बार प्रयोग किया जाता है और हम कई बार उस वस्तु की जो कीमत है उसको बार बार जोड़ने की गलती कर बैठते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि अनावश्यक रूप से उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है और उस वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण हमारी राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में भी वृद्धि हो जाती है, जो कि सही नहीं है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए हमें दूसरी विधि काम में लेनी पड़ती है जिसका नाम है मूल्यवर्धिता विधि, यानी जीएनपी बाई वैल्यू एडिशन मेथड। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, उससे पहले हम दूसरी विधि के बारे में ध्यान देते हैं। दूसरी विधि हमारी है आय विधि, अर्थात हम राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि की सहायता से भी कर सकते हैं। आय विधि की सहायता से जो राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है उसको हम जीएनआई के नाम से पुकारते हैं और जीएनआई में जो चीजें शामिल की जाती हैं वे हैं उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को किसी भी प्रकार से प्राप्त होने वाली आमदनियों का योग, अर्थात उत्पादन के जो 5 साधन हैं वे उत्पादन में जब अपना योगदान देते हैं तो उन्हें प्रतिफल के रूप में जो भी आय प्राप्त होती है उन समस्त आमदनियों को, यानी श्रमिक को मिलने वाली मजदूरी, भूमि का लगान, पूंजी का ब्याज, संगठनकर्ता का वेतन, साहसी का लाभ, जब इन सबको जोड़ दिया जाता है तो जो योगफल प्राप्त होता है वह आय विधि के द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय, जिसे कि हम जीएनआई के नाम से जानते हैं, कहा जाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की अगली विधि है व्यय विधि। व्यय विधि से जो राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है उसको हम जीएनई के नाम से जानते हैं और जैसा आप सब जानते हैं कि जीएनई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। इसका मतलब ये है कि जब अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप से सी यानी उपभोग पर किया जाने वाला व्यय, आई यानी विनियोग पर किया जाने वाला व्यय, प्लस जी अर्थात सरकारी क्षेत्र पर किया जाने वाला व्यय, प्लस एक्स माइनस एम अर्थात आयात और निर्यातों का अंतर, जब इन सबको जोड़ दिया जाता है तो जो राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय आय जीएनई कहलाती है। ध्यान दीजिए कि उत्पादन विधि से जब हमने राष्ट्रीय आय की गणना की तो हमने इसे नाम दिया जीएनपी का। इसके बाद जब हमने आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तो राष्ट्रीय आय का नाम जीएनपी से बदलकर जीएनआई हो जाता है। जब व्यय विधि से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो नाम बदल करके जीएनई हो जाता है। अब देखिए हम लास्ट जो मेथड है या कहें कि अगली विधि राष्ट्रीय आय की गणना करने की है उसकी तरफ जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उत्पादन गणना विधि के द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो हमें दोहरी गणना की समस्या का सामना करना पड़ता है और इस समस्या से बचने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो है जीएनपी बाई वैल्यू एडिशन मेथड। इस मेथड को हम समझने के लिए इस टेबल का सहारा लेंगे। अब देखिए कि ज्यादातर बुक्स में जो है ब्रेड का एग्जाम्पल दिया गया है। ब्रेड का एग्जाम्पल ये है कि ब्रेड बनाने के लिए मैदा काम में ली जाती है और मैदा गेहूं से बनती है। तो यहाँ जो गलती की जाती है वो गलती ये की जाती है कि इनिशियल स्टेज पे जब गेहूं को काम में लिया जाता है तो गेहूं की कीमत को जोड़ दिया जाता है, गेहूं जब मैदा में कन्वर्ट होता है तो मैदा की कीमत को जोड़ दिया जाता है, फिर मैदा से जब ब्रेड बनाई जाती है और उसे बेचा जाता है तो पुनः उसकी कीमत को इसमें शामिल कर दिया जाता है और इसका परिणाम होता है अनावश्यक रूप से फाइनल प्रोडक्ट की प्राइसेस में होने वाली वृद्धि। हमें इस वृद्धि से बचना चाहिए। जीएनपी बाई वैल्यू एडिशन मेथड हमें ये बताता है कि हमें हर स्टेज में मध्यवर्ती वस्तु की पूरी कीमत को नहीं जोड़ना है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है कि एक एक स्टेप में या कहें कि हर स्टेज में वस्तु की कीमत में जितना वैल्यू एडिशन होता है हमें केवल उतनी ही मूल्य को इसमें शामिल करना चाहिए। देखिए यहाँ इस टेबल से आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस टेबल में हमने 5 अलग अलग कॉलम बनाए हैं। सबसे पहला कॉलम जो है इसमें प्रोड्यूसर के बारे में लिखा गया है, दूसरा कॉलम प्रोडक्ट को बता रहा है, तीसरा कॉलम जो है वो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बता रहा है, चौथा कॉलम वैल्यू ऑफ आउटपुट को बता रहा है और फिफ्थ एंड लास्ट कॉलम जो है वो वैल्यू एडिट को बता रहा है या कहें कि वैल्यू एडिशन को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ आप देखिए कि सबसे पहला जो प्रोड्यूसर है वो है फार्मर। फार्मर जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है वो व्हीट यानी गेहूं का उत्पादन कर रहा है। इसमें वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नथिंग, यानी गेहूं का उत्पादन करने में किसी प्रकार की मध्यवर्ती वस्तु को काम में नहीं दिया गया है। इस गेहूं का जब उत्पादन किया गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राप्त होती है 500 रुपए, जो कि यहाँ आपके सामने लिखी हुई है और इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, इसलिए यहाँ भी 500 रुपए ही लिख दिया गया है।
इसके बाद फार्मर के बाद में अगला स्टेप शुरू होता है, या कहें कि हम अगले स्टेज में जाते हैं जहां हमारे सामने प्रोड्यूसर के रूप में मिलर आ जाता है। मिलर मिल में उस गेहूं का आटा और मैदा तैयार करता है, यानी मिलर जो है वो व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट करता है। जब मिलर जो है व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट करता है तो वह इंटरमीडिएट गुड के रूप में इस व्हीट को, इस आउटपुट को, जो कि 500 रुपए का गेहूं उत्पादित किया गया था, इसको ब्रीफ करता है। इसलिए यहाँ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है या प्राइस है वो 500 रुपीज यहाँ लिख दी गई है। इसके पश्चात वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी मिल में जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 700 रुपए। ध्यान दीजिए 500 रुपए का गेहूं था, लेकिन गेहूं जब आटा और मैदा में कन्वर्ट होता है तो उसकी कीमत 500 से 700 हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे द्वारा जो गलती कर दी जाती है वो ये है कि हम सीधे 700 रुपए का एडिशन कर देते हैं, जबकि हमें 700 रुपए पूरे ऐड नहीं करने हैं, बल्कि ये ध्यान देना है कि पहले 500 रुपए पहले शामिल हो चुके हैं। ये गेहूं की कीमत है, जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो केवल 200 रुपए का है, तो हम यहाँ पर केवल 200 रुपए इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप जो है, या अगले स्टेज में हम बेकर के पास पहुंचते हैं, बेकरी में। बेकरी में बेकर जो है इससे ब्रेड तैयार करता है, और ब्रेड तैयार करने के लिए मध्यवर्ती वस्तु के रूप में वह इस मैदा को काम में लेता है, जिसकी की आउटपुट प्राइस जो है वो 700 रुपीज थी। जब ये इसको ब्रेड में कन्वर्ट करता है तो इसमें जो फाइनली आउटपुट तैयार होता है उसकी प्राइस हो जाती है 900 रुपीज। अब यहाँ ध्यान देंगे कि पहले 700 थी प्राइस, अब ये बढ़ करके 900 होगी। दैट मीन्स इसमें 200 रुपीज का वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ओनली 200 रुपीज को ही ऐड करना है, ना कि 900 रुपीज को। इसके बाद अगली स्टेज में ये ब्रेड जब बनकर के तैयार हो जाती है तो ये पहुंचती है शॉपकीपर के पास। अब देखिए कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले स्टेप में फार्मर आया था, फार्मर के बाद में मिलर आया, मिलर के बाद में बेकर आया, बेकर के बाद में फाइनली वस्तु जब बनकर के तैयार हो जाती है तो वो शॉपकीपर के पास हम पहुंचती है, और शॉपकीपर इसको सेल करता है, यानी इसको बेचता है। शॉपकीपर के हाथ में जब ब्रेड तैयार होकर के आई थी, इसमें जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है वो है 900 रुपए का सामान इसके हाथ में आया था। जब इसने वैल्यू ऑफ आउटपुट जब इसको बेचा तो 1000 रुपीज में बेचा, 1000 रुपए में बेचा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ 900 से 1000 यानी 100 रुपए का वैल्यू एडिशन होता है, तो हमें यहाँ पर ओनली 100 रुपए ही ऐड करने हैं। इस तरह से यदि हम हर स्टेप या हर स्टेज पर बार बार वस्तु की कीमत को जोड़ने की बजाय केवल उस कीमत को शामिल करें जितना कि हर स्टेजेस में वैल्यू एडिशन होता है, तो जो आंकड़े हमें प्राप्त होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। आजकल ज्यादातर राष्ट्रों में जीएनपी को कैलकुलेट करने का यही मेथड यूज में लिया जाता है। इस मेथड को अप्लाई करके जो जीएनपी कैलकुलेट की जाती है वो एक्चुअली जीडीपी होती है, और उस जीडीपी में एनएफआईए को जब जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास जीएनपी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक हमने बात की थी नेशनल इनकम अकाउंटिंग की एंड मेजरिंग ऑफ एनआई अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना हम किन विधियों से किस प्रकार से कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनली हम चर्चा करेंगे एनआई एंड ईडब्ल्यू पे, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण। इसे समझने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कल्याण का मतलब क्या होता है। कल्याण एक ऐसा शब्द है जिसका सीधा संबंध मन से होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। कल्याण को अनुभूति की जाती है, इसको केवल अनुभव किया जाता है, महसूस किया जा सकता है। जब किसी कार्य को करने से, जब किसी चीज को प्राप्त करने से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो उसका कल्याण होता है। कल्याण कई प्रकार का होता है, जैसे नैतिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, राजनीतिक कल्याण और आर्थिक कल्याण। नैतिक कल्याण का मतलब क्या है? नैतिक कल्याण से हमारा अभिप्राय ये है कि नीति जो कहती है, नीति कहने का मतलब कि जो नीति संगत बातें हैं, जैसे चोरी करना पाप है, हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, जब हम इन बातों का अनुसरण करते हैं, हम झूठ बोलना छोड़ देते हैं, हिंसा करना छोड़ देते हैं, चोरी करना छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा नैतिक कल्याण होगा। इसी तरह सामाजिक कल्याण से हमारा अभिप्राय ये है कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज में बहुत प्रकार की बुराइयां व्याप्त हैं, बहुत सी बुराइयां विद्यमान हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, जाति प्रथा, डायन प्रथा और छुआछूत। बहुत सी बीमारियां हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में बुराइयों के रूप में व्याप्त है। जब हम इन बुराइयों का अंत कर देते हैं, जब हम इन बुराइयों को समाप्त कर देते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे समाज का सामाजिक कल्याण होगा, या कहें कि ऐसे समाज में रहने वाले व्यक्तियों का सामाजिक कल्याण होना बिल्कुल तय है। इसके पश्चात हम बात करते हैं राजनीतिक कल्याण की। राजनीतिक कल्याण को हम साधारण शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम जिन राजनेताओं को चुन करके विधानसभा और संसद तक पहुंचाते हैं, वे राजनेता जब विधानसभा और संसद में जाकर के हमारी समस्याओं का सोल्यूशन करते हैं या हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं और हमारे
जीवन को आगे बढ़ाने में, हमें तरक्की करने में अपना योगदान प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा राजनीतिक कल्याण हो जाता है। अब हम आते हैं आर्थिक कल्याण पर। आर्थिक कल्याण जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसका संबंध मुद्रा से होता है। ये अर्थ से जुड़ी हुई चीज है आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण को पढ़ने से पहले मैं बहुत संक्षिप्त रूप से आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम इकोनॉमिक्स के लास्ट एंड फाइनल पार्ट, जिसका कि नाम है पब्लिक फाइनेंस, राजस्व या राजवित्त के बारे में अध्ययन करते हैं। राजस्व में हम राज्य की आय और व्यय के बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आपको इसके बारे में बताया था कि कोई भी राज्य हमसे आय प्राप्त करता है और हमें पर उस आय को व्यय कर देता है। राज्य जब हमसे आय प्राप्त करता है तो उस आय को प्राप्त करने के कई तरीके हैं। जैसे राज्य सरकार के माध्यम से हमसे आय प्राप्त करता है, हम पर कर लगा करके, हमसे कीमतें वसूल करके, शुल्क वसूल करके, बहुत से तरीके हैं सरकार के हमसे आय प्राप्त करने के। तो जब सरकार हमसे आय प्राप्त करती है तो हमारी जेब से पैसा निकलता है। जब जेब से पैसा निकलता है तो हमें कष्ट का अनुभव होता है, हमें अनुपयोगिता प्राप्त होती है। लेकिन जब सरकार हम पर पैसा खर्च करती है, जब व्यय करती है, और वो व्यय जो है वो कई रूपों में होता है। जैसे सरकार जो है वो हमारे लिए चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है, स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाती है, परिवहन के संसाधन उपलब्ध करवाती है, सड़कों का जाल बिछाती है, तो हमें उपयोगिता की प्राप्ति होती है। तो ध्यान दीजिए कि जब जेब से पैसा निकलता है, यानी सरकार जब हमसे आय प्राप्त करती है तो हमें कष्ट का अनुभव होता है, अनुपयोगिता की प्राप्ति होती है। लेकिन जब सरकार हम पर व्यय करती है तो हमें उपयोगिता की प्राप्ति होती है। अब हम एक तराजू के दोनों पलड़ों में एक तरफ उपयोगिता को तो दूसरी तरफ अनुपयोगिता को रख करके इसकी तुलना करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी राष्ट्र में या कहूं कि किसी अर्थव्यवस्था में उपयोगिता का पलड़ा भारी है, अर्थात उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोग यदि खुश हैं, प्रसन्न हैं, उन्हें कष्ट का अनुभव कम हो रहा है, तो ऐसे राष्ट्र में निश्चित रूप से आर्थिक कल्याण की स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है। लेकिन यदि किसी अर्थव्यवस्था में अनुपयोगिता का पलड़ा भारी है, अर्थात वहां के निवासियों को, वहां के उपभोक्ताओं को, वहां के नागरिकों को उपयोगिता की अपेक्षा अनुपयोगिता यानी कष्ट की प्राप्ति यदि अधिक हो रही है, तो ऐसे राष्ट्र में जो है आर्थिक कल्याण का स्तर सही नहीं कहा जा सकता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को, ऐसे राज्य को अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होती है। लीजिए अब हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। NINEW जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बारे में बहुत सिंपल सी अवधारणा प्रस्तुत की थी और उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि EW यानी इकोनॉमिक वेलफेयर इज फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम, अर्थात आर्थिक कल्याण राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। और राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बीच संबंध के बारे में उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी, व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होगी। और इसे डिफरेंशिएशन के रूप में उन्होंने इस प्रकार से बताया कि DEW by DNI is greater than 0. That means there are positive relationship between economic welfare and national income. Whether national income increase, then definitely economic welfare will be increased. तो ये थी प्रतिष्ठित अवधारणा जिसमें क्लियर कट उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय की प्रत्येक वृद्धि आर्थिक कल्याण को बढ़ाने वाली होती है। लेकिन इसके बाद वाले अर्थशास्त्रियों ने इस मान्यता से इनकार किया और उन्होंने ये कहा कि कोई जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय आय की प्रत्येक वृद्धि आर्थिक कल्याण को बढ़ाने वाली हो। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने विभिन्न प्रकार के तर्क हमारे सामने प्रस्तुत किए और उन तर्कों के बारे में हम आगे जिक्र करते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है न्यू का, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वह ये बता रहा है, ये नया कॉन्सेप्ट है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। ये डिपेंड करता है बहुत से सिचुएशंस पे। अब वो कौन से सिचुएशंस है जो आर्थिक कल्याण के माप का निर्धारण करती हैं, इसको देखने के लिए हम राष्ट्रीय आय में दो प्रकार के परिवर्तन करके देखेंगे। इसे सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक परिवर्तन के द्वारा और फिर हम देखेंगे राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन करके। चलिए पहले देखते हैं राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन का अभिप्राय ये होता है कि हम राष्ट्रीय आय की मात्रा को या तो बढ़ा दें या फिर उसमें कमी कर दें, उसको घटा दें। मान लीजिए कि यदि राष्ट्रीय आय की मात्रा में कमी कर दी जाती है, उसको घटा दिया जाता है, तो ऐसा करने पर निश्चित रूप से आर्थिक कल्याण में कमी होगी, क्योंकि राष्ट्रीय आय में जब कमी कर दी जाएगी, राष्ट्रीय आय जब घट जाएगी तो लोगों की क्रय शक्ति घट जाएगी। क्रय शक्ति घट जाएगी तो उपभोग का स्तर नीचे चला जाएगा। जब उपभोग घटेगा निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्पादन में कमी होगी, रोजगार में कमी होगी, विनियोग में कमी होगी, वस्तुओं में, हर चीज में कमी होगी। तो
आय की मात्रा को घटाने पर निश्चित रूप से आर्थिक कल्याण में कमी होगी। तो अब इसका जो दूसरा पहलू है कि राष्ट्रीय आय की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। जब राष्ट्रीय आय की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? ये इसलिए जरूरी नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए भी बहुत से तर्क उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें ये बताया गया कि मान लीजिए राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि जो है वह अगर गलत तरीके अपना करके की गई है, यदि श्रमिकों का शोषण करके उत्पादन को बढ़ाया गया है तो राष्ट्रीय आय तो बढ़ जाएगी, परंतु इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। यदि राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो रही है तो भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। अब राष्ट्रीय आय बढ़ रही है लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है, ऐसा कब होगा? अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि यदि एनआई बढ़ रही है और एनआई के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है लेकिन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होगी। आप सब जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का मान जो है वही हमारी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक कल्याण का सूचक भी माना गया है। इसी तरह यदि राष्ट्रीय आय की मात्रा में वृद्धि विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा करके या कहीं की पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा करके की गई है तो ऐसा करने पर राष्ट्रीय आय की मात्रा में तो वृद्धि हो जाती है परंतु आर्थिक कल्याण में वृद्धि होना संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि आय की मात्रा को पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके बढ़ाया गया है तो हम आय तो बढ़ा लेंगे, हमारा राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन इससे हमारे आर्थिक कल्याण में निश्चित रूप से कमी आएगी। तो इस तरह आपने देखा कि राष्ट्रीय आय की मात्रा में जब परिवर्तन किया जाता है, जब आय को घटाया जाता है तो निश्चित रूप से आर्थिक कल्याण घट जाता है, परंतु जब आय को बढ़ाया जाता है तो ये जरूरी नहीं कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। आय के बढ़ने के साथ साथ आर्थिक कल्याण बढ़ने की बजाय घट भी सकता है। अब हम अगले स्टेज में या कहें कि अगली अवधारणा पर जाते हैं जो हमें ये बताती है कि राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन करने पर आर्थिक कल्याण पर इसके क्या प्रभाव होते हैं। हम राष्ट्रीय आय के वितरण में दो प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं और वो दो परिवर्तन है कि पहला तो हम गरीबों से पैसा लेकर के उसको धनवानों में बांट दें, दूसरा धनवानों से पैसा लेकर के उसको गरीबों में बांट दिया जाए। पहले हम शुरुआत करते हैं कि यदि गरीबों से पैसा लेकर के धनवानों को दे दिया जाता है तो इसका आर्थिक कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो निश्चित रूप से आर्थिक कल्याण में कमी होगी। क्यों? क्योंकि गरीब पहले ही गरीब है, उनके पास पहले से ही क्रय शक्ति का अभाव है, उनके उपभोग का स्तर, उनका जीवन स्तर पहले से ही बहुत निम्न है और यदि उनसे जो बची कुची आय है वो भी लेकर के धनवानों को दे दी जाएगी तो ऐसा करने से अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से आर्थिक कल्याण में कमी आएगी। लेकिन यदि धनवानों से पैसा लेकर के गरीबों में बांट दिया जाए तो ऐसा होने पर निश्चित रूप से आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों? इसके लिए विपक्ष और विपक्ष में अलग अलग तर्क अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब धनवानों से पैसा लेकर के गरीबों को दे दिया जाता है तो इससे आर्थिक कल्याण बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। कैसे घटता है? सबसे पहला पॉइंट देखिए कि जो गरीब हैं उनकी आदतें खराब होती हैं। इसका मतलब ये है कि गरीबों को जब थोड़ा बहुत पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो वे इसे दुर्व्यसनों पर या कहें कि शराब आदि मादक पदार्थों पर व्यय करना शुरू कर देते हैं और ऐसा करने से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठने के बजाय या कहें कि उनके आर्थिक कल्याण में वृद्धि होने की बजाय कमी हो जाती है। इसी प्रकार दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि जो गरीब हैं उन्हें उपभोग करने का सलीका नहीं होता है, अर्थात गरीबों को ये पता नहीं होता है कि पैसे का सही रूप में सदुपयोग किस प्रकार से किया जाए, अर्थात पैसे को किस मद पर किस प्रकार से खर्च किया जाना चाहिए। इसलिए यदि गरीबों को पैसा मिल भी जाएगा तो क्योंकि उनको खर्च करने का सलीका नहीं है इसलिए वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठा पाएंगे और उनके आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं हो पाएगी। तीसरा जो तर्क दिया गया वो तर्क ये है कि यदि गरीबों के पास में पैसा आएगा तो वे निश्चिंत होकर के जनसंख्या वृद्धि करने लग जाएंगे और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आर्थिक कल्याण में कमी होगी। तो इस तरह आपने देखा कि धनवानों से जब पैसा लेकर के गरीबों में बांट दिया जाता है तो ऐसा करने से जरूरी नहीं कि गरीबों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो, यानी आर्थिक कल्याण में कमी भी हो सकती है। अब हम ये देखेंगे लास्ट एंड फाइनली कि धनवानों से जब गरीबों को पैसा दिया जाता है तो ऐसा करने से निश्चित रूप से आर्थिक कल्याण में वृद्धि भी हो सकती है। अब इसके पीछे जो तर्क दिए गए हैं वो तर्क हैं, सबसे पहला तर्क आप ये समझ सकते हैं कि धनवान जो है धनिकों की आदतें भी खराब होती है। जब व्यक्ति के पास में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है तो वह दुर्व्यसनों में लिप्त हो जाता है और जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे कार्यों में वह पैसे का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। इसलिए धनवानों से यदि पैसा लेकर के गरीबों को दे दिया जाएगा तो इससे निश्चित रूप से गरीबों की आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। दूसरा जो तर्क है वो ये है कि यदि धनवानों से जो पैसा लिया जाता है और गरीबों को दिया जाता है, अगर धनवानों के
जो पैसे हैं उस पर बराबर मात्रा में कटौती कर दी जाए, यानी यदि एक अर्थव्यवस्था में 10 धनिक हैं तो उन 10 के धन में अगर एक समान रूप से कमी कर दी जाती है तो उनको प्राप्त होने वाली अनुपयोगिता में कमी होगी, अर्थात उनको कष्ट कम अनुभव होगा। जबकि गरीबों को यदि ये पैसा दिया जाता है तो गरीबों की उपयोगिता में ऐसा करने से निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो इस तरह आपने देखा कि धनवानों से पैसा लेकर के जब गरीबों में बांटा जाता है तो ऐसा करने पर गरीबों की आर्थिक कल्याण में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। जो न्यू का कॉन्सेप्ट है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय आय की प्रत्येक वृद्धि के साथ में आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कुछ मेजरमेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में मापना संभव नहीं है, जिसमें मुख्य रूप से दो बातें कही गई है कि एक तो विश्राम एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के आर्थिक कल्याण को बढ़ाती है, अर्थात काम के साथ साथ व्यक्ति के लिए विश्राम की भी अहमियत होती है। जब 5 दिन काम करके 2 दिन सप्ताह में यदि व्यक्ति को विश्राम मिलता है तो उसमें दोबारा नई स्फूर्ति, नई एनर्जी वो गेन करता है और दोबारा से काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन उन विश्राम के घंटों को राष्ट्रीय आय के आकलन में कहीं स्थान नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से जीवन स्तर, यदि व्यक्ति अच्छी वस्तुओं का, तरह तरह की वस्तुओं का, नई नई वस्तुओं का उपभोग करता है अपने जीवन में, तो ऐसा करने से भी उसके आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो इस तरह आपने देखा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका मनी के रूप में मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उनको भी आर्थिक कल्याण का मापन करने के लिए राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। तो लीजिए, कंक्लूजन के रूप में मैं बस इतना ही कहूंगी कि आपने विभिन्न तर्कों के माध्यम से देखा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय की प्रत्येक वृद्धि जो है वह आर्थिक कल्याण को बढ़ाने वाली हो। ये विभिन्न परिस्थितियों पर डिपेंड करता है।